मैं बिल्कुल इस बात पे अब कन्विंस हो चुका हूँ, बिल्कुल कन्विंस हो चुका हूँ कि चाहे वो फौज हो या वो सिविल सर्विस हो, वो पाकिस्तान को सही नहीं करना चाहते। आपके एफबीआर में कितने बाथरूम थे बॉस? कितनी बड़ी बिल्डिंग है? क्योंकि आपके एफबीआर में 300 सैनिटरी वर्कर्स हैं। तो लोगों के घरों में काम कर रहे होते हैं, वो नौकरी लगा देते हैं। 3 कौन है? कैमल मैन, ये क्या करते हैं? सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर एक इलेक्टेड मेंबर जो कि ओवर बड़ी बजटिंग लेकर आया हुआ है और उसने 70,000 80,000 1 लाख वोट लेके सारे सिस्टम को गिरा कर आया है, यंग आदमी है, उसको एक ऐसे टू प्राइम मिनिस्टर बता रहा है कि सर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है क्योंकि तुम 8:30 बजे ऑफिस आ जाते हो। 25 बिलियन रुपया एफबीआर का सैलरी और अलाउंसेस और पर्क्स हैं और एडिशनल ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, बिल्डिंग, व्हीकल, ये तकरीबन 50 बिलियन है साल की। 1244 गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, 975 ड्राइवर है। परफॉर्मेंस मैट्रिक क्या है? 1.8% पीपल फाइल टैक्स रिटर्न और उसमें से 1% खाली टैक्स भरते हैं। वो जो बंदा वहाँ बैठा है जिसको नायब खासियत कहते हैं, जो क्लर्क बैठा है, जो बड़ा बाबू बैठा है, वो करप्शन का एजेंट होता है बाज दफा पे। आप बनाए कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आप बनाए हैदराबाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आप हर डिस्ट्रिक्ट की एक बनाए, दुनिया भर में ये होता है। आप मुझे बताएं कि मुझे क्या पता कि सखर में कहाँ कचरा पड़ा हुआ है, दादू के अलर्ट हुए वाले को क्या पता कि कराची में कहाँ कचरा पड़ा हुआ है, उसको फिक्र भी नहीं है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल को खत्म करे, कराची बिल्डिंग कंट्रोल बनाए। फौज के अंदर इंस्टीट्यूशन की बड़ी लॉयल्टी है और ये है और वो है, आपकी गलतफहमी है। जो पाकिस्तान का पावर सेंटर, वो PS2 प्राइम मिनिस्टर है, बाकी सब बकवास है। अस्सलाम शब्बर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह के। अच्छा, ये आपने जो पिछला शो किया हमने और जिसमें वो एफबीआर की आपने भी बात की, मैंने भी बात की, मैंने कहा दुकान बंद कर देनी चाहिए, आपने कहा आपको ने कहा कि कर देनी चाहिए थी, खान साहब ने भी कहा। बड़े मेरे पास मैसेजेस आ गए, अच्छा एफबीआर बंद हो जाएगा तो क्या होगा, कोई डेटा दें। मैं ना, क्योंकि आज हमारा टॉपिक बहुत लंबा बड़ा डिटेल्ड है, इसलिए जो आज का हमारा शो है वो शायद हम 2 या 3 हिस्सों में कर लें। लेकिन बिफोर वी गेट इनटू आवर डेटा टुडेज प्रोग्राम, मैं जल्दी से अगर आपकी इजाजत हो एक मिनट में मैं खाली एफबीआर का खत्म करके पब्लिक को बता दें कि असल में है क्या। तो मैं कोई डेटा लेके आया हूं, आपने सिर्फ ये करना, बता देना मेरा डेटा गलत है कि ठीक है। सही है, ठीक है। एफबीआर की जो टोटल एम्प्लॉइज हैं इस वक्त एफबीआर में, वो 18,330 हैं। ये सही कह रहे हैं फिगर? तकरीबन हाँ, सही है, ज्यादा ही हैं थोड़े हम। अच्छा, अब ग्रेड 1 टू ग्रेड 16 यानी कि ग्रेड 1 से 16 तक 15,100 या 15,200 ये एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, सही है। और ग्रेड 17 से 22 तक माशाल्लाह 3200 तकरीबन और हैं। ठीक है, चले। अब मुझे समझाएं कि एक ही काम 2800 आदमी कर रहे हैं, 2800 बल्कि 2850। रिकॉर्ड सॉर्टर, कासिद, बेलिफ, नोटिस सर्वर, दफ्तरी, नायब कासिद, ये सब क्या है? 1500-1600 नायब कासिद हैं एफबीआर में। देखिए, इसमें मसला ये है कि जो एफबीआर का, बल्कि हर दफ्तर का अब मोड ऑफ ऑपरेशन चेंज हो चुका है। मोड ऑफ ऑपरेशन मतलब ये, पहले नोटिस सर्वर जाके नोटिस दिया करता था टैक्स पेयर को, ठीक है। अब नोटिस सर्वर की जरूरत नहीं है, अब हर बंदे का नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली जाता है। तो अब ना नोटिस बनता है उस सेंस में, ना नोटिस डिलीवर होता है। तो अगर कासिद है तो फिर कासिद तो अब कुछ नहीं कर सकता ना। तो ये जो आपने जो पोस्ट है ना, ये ख़त्म नहीं की, और ये लोग आते हैं दफ्तर में बैठते हैं, और ये तकरीबन अक्सरियत, मैं कहता हूँ अच्छे लोग भी हैं, उनमें से अक्सरियत आप टेक्निकली एजेंट बन गए हैं, जो दरमियान में सौदेबाजी करते हैं और करप्शन डालते हैं, ठीक है, एजेंट बनते हैं। अच्छा, अब ये बताएं, क्लरिकल की जरूरत ही नहीं है। 30 प्राइवेट सेक्रेटरी, 42 सेक्रेटरी, 134 प्राइवेट सेक्रेटरी, 135 असिस्टेंट, 309 सुपरिटेंडेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर 356, स्टेनोटाइपिस्ट 450, सुपरवाइजर तकरीबन 700, लोअर डिवीजन क्लर्क 1500, अपर डिवीजन क्लर्क 1800। ये क्या 5,500 आदमी, ये क्या करते हैं? देखिए, बात ये करते क्या है? बात ये है कि देखिए, ये सारे जो है ना गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, अब वो जो सबसे बड़ी बात है कि जब प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन चेंज हुआ है, तो ये हमने चेंज नहीं किया, ना किसी की हिम्मत है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को चेंज कर सके। अच्छा, हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत है हमें, और वो है ही नहीं। आप बताए इसमें डेटा एनालिस्ट कोई नहीं, डेटा एंट्री है, डेटा एनालिस्ट कोई नहीं। अच्छा, मुझे बताया, आप एफबीआर की बिल्डिंग में थे, आप चेयरमैन थे, मैं आपके दफ्तर आता था, आप मेरे दफ्तर,
आपके एफबीआर में कितने बाथरूम थे बॉस? कितनी बड़ी बिल्डिंग है? आपको याद है? 200, 300, 500 बाथरूम कितने हैं? क्योंकि आपके एफबीआर में 300 सैनिटरी वर्कर्स हैं। तो वे लोगों के घरों में काम कर रहे होते हैं, वो नौकरी लगा देते हैं। देखे ना, मैं ये फजूल की मैं नहीं, दो आपको पता है 3 कौन है? कैमल मैन, ये क्या करते हैं? नहीं, वो असल वो कैमल मैन, वो नहीं, वो इंटीरियर में। अच्छा, आपके सुपर का एफबीआर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं? टोटल एफबीआर में 300 सैनिटरी वर्कर हैं, 200 चौकीदार हैं, हवलदार हैं, आर्म गार्ड हैं, सैनिटरी वर्कर जो 2500 सिपाही की क्या है? ये कौन है ये लोग? 2500 सिपाही वो कस्टम के होते हैं। अब सवाल ये कि डू वी नीड सिपाही इन कस्टम और नॉट? अब सिपाही की जरूरत है। वाटर कैरियर क्या होता है? वाटर कैरियर तो पानी वो उनके नहीं, वो ये नहीं, मेरी दोबारा देखिए, ये मैं सिर्फ आखिरी बात कर लूं, देखिए आखिरी बात कर लूं, रख दूंगा जी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, हम जो बात करते हैं ना, हम 2 आदमी जो यहाँ बैठे हैं ना, ये जो लोग सुनते हैं, मैं इन सारों को समझाना चाहता हूँ, हम तजुर्बे से बात कर रहे हैं, हवा में हम फायरिंग नहीं कर रहे, ब्लैंक शॉट्स नहीं है, ये डायरेक्ट हिट है। देखिए 25 बिलियन रुपया एफबीआर का सैलरी और अलाउंसेस और पर्क्स हैं, और एडिशनल ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, बिल्डिंग, व्हीकल, ये तकरीबन 50 बिलियन है साल की। 1244 गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, 975 ड्राइवर है, और सिर्फ आखिरी लाइन में बंद करके कागज रख दूंगा, परफॉर्मेंस क्या है इसकी? परफॉर्मेंस मैट्रिक क्या है? 1.8% पीपल लोग फाइल करते हैं टैक्स रिटर्न, और उसमें से 1% खाली टैक्स भरते हैं, बाकी जाते हैं अच्छा, मैं समंदर के किनारे हवा खाने। जो 15,000 हैं, इसमें से 10,000 तो इमीडिएटली रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने आपसे उस दिन भी पहले ही बात की थी। दूसरी बात, मगर मेरा आपसे एक सवाल होगा, आपने 3.5 साल गवर्नमेंट की, आपका एक सिविल सर्विस रिफॉर्म 3.5 साल तक एक ऑफिस काम करता रहा। हाँ, ये इतनी ऑब्वियस चीज उनको नजर नहीं आई? सर वो तो आपने कल पिछली दफा खुद ही शो में बता दिया था। नहीं, क्या बताया था आपने? देखिए, मेरा सवाल कुछ और है। देखिए अली भाई, देखिए बात ये है ना कि ये हमारी बदकिस्मती है। ये आपने सिर्फ एफबीआर की बात की है ना, हर मिनिस्ट्री में, ये पाकिस्तान के हर मिनिस्ट्री में, सूबाई फेडरल गवर्नमेंट में है। ठीक है, कोई बंदा ये नहीं देख रहा कि ये इतनी ऑब्वियस चीज को सही कैसे किया जाए। वो जो बंदा वहाँ बैठा है, जिसको नायब खासिद कहते हैं, वो जो क्लर्क बैठा है, जो बड़ा बाबू बैठा है, वो करप्शन का एजेंट होता है बाज़ दफ़ा पे। मतलब आईटीओ साहब जो है वो खुद पैसे नहीं लेते, बल्कि वो पैसे लेके घर पहुँचाता है। ठीक है, तो आपने ये सारा सिस्टम आप पहले स्क्रैच और पेन से सही कर सकते थे। मगर मैं बिल्कुल इस बात पे अब कन्विंस हो चुका हूँ, बिल्कुल कन्विंस हो चुका हूँ कि चाहे वो फौज हो, क्योंकि मैंने मुशर्रफ साहब का भी दौर देखा है, या वो सिविल सर्विस हो, वो पाकिस्तान को सही नहीं करना चाहते। ये एक्सेप्ट कर ले पहले। अच्छा, पॉलिटिशियन को गुजर के रिटायर हो गए, आगे बढ़ गए, दूसरा आ जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। उनकी देखिए, उनकी इंटरेस्ट नहीं है। देखिए 3-3 साल की नौकरियां होती है, 3-3 साल की टर्म होती है ना। वो आते हैं, अपनी एक स्ट्रेटजी डायनेमिक्स बना के आते हैं। स्ट्रेटजी का लफ्ज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, खैर स्ट्रेटजी कुछ और बात। अच्छा, कोई और स्ट्रेटजी आपके लिए नहीं है। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेटजी डायनेमिक्स बना के आप स्ट्रेटजी बोल रहे हैं यार, तो वो बना के आते हैं। उस 3 साल में वो क्या करते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, किसी को नहीं पता। ठीक है, मैंने एक दफा वो डील किया जो कि घोस्ट पेंशन थी। घोस्ट पेंशन, जो तो पेंशन वो बंदे बढ़ जाते, घोस्ट वोटर होता है। अच्छा, घोस्ट पेंशन होती है। उसमें रेलवे में तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो बंदा दुबई में काम कर रहा होता, दुबई में काम करता। ठीक है, मर गए, कुछ हो गया, ये हो गया, वो एक अलग कहानी है। तो मसला जब आप सिविल सर्विस रिफॉर्म कहते हैं, तो या तो इसमें एक बिल्कुल जाहिल आदमी लगा दे कोई, जो सीधा सीधा कोई काम कर दे, कि जो आप इतने काबिल आदमी लगा देते हैं सिविल सर्विस रिफॉर्म के अंदर, और ब्यूरोक्रेसी से लगा देते हैं। देखिए, मैं आज एक बड़ी तल्ख बात और कहने लगा हूँ, मुझे शायद करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। कोई 1 हफ्ते पहले मैंने एक बहुत मशहूर ब्यूरोक्रेट, नाम बता देता हूँ, सलमान फारूकी साहब की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी की लॉन्चिंग में शिरकत की। अच्छा, मैं, वो बोले बुजुर्ग है, मैं उनसे पूछना नहीं चाहता, मैं भी ब्यूरोक्रेट रह चुका हूँ थोड़े अर्से तक उस सदन में, कि भाई आप एक 4 लाइन का चैप्टर ये भी लिख सकते थे कि हमारा मसला क्या है। उन्होंने आखिर 30, 40, 50 साल ब्यूरोक्रेसी में काम किया। तो मैं आज आपको ये बात कहने को बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ
कि हम बात करते हैं ना कि फ़ौज के अंदर इंस्टीट्यूशन की बड़ी लॉयल्टी है और ये है और वो है, वो अपने इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ कभी एक्शन नहीं लेने देते। आपकी गलतफ़हमी है। जो पाकिस्तान का जो पावर सेंटर है, पावर सेंटर, वो PS2 प्राइम मिनिस्टर है, बाकी सब बकवास है। वो पाकिस्तान की किस्मत डिसाइड करता है। 4:45 बजे शाम को जब वो फाइल लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर को, जब वो थक चुका होता है कि सर ये अपॉइंटमेंट कल करनी है और ये डिसीजन कल लेनी है, और वो कभी डिसीजन सही करवाता है, कभी गलत कराता है, कभी सही कराता है, कभी सही कराता है। और जो नवाज लीग वाले हैं वो कंपैरेटिवली गवर्नेंस कह लें या अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में कामयाब इसलिए होते हैं कि वो उस जगह पर अपने लॉयल लोग रखते हैं। इसमें एक एडिशन कर जी, 2 वक्त होते हैं सर। जी, एक होता है 5:30 बजे शाम को, हाँ, एक वक्त और होता है कि एक, हाँ, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर अंदर आता है वो सुबह ब्लैंक फाइल लेके जाता है जिसमें कुछ लिखा नहीं होता कि सर ये है हालात, आप बताएं करना क्या है। नहीं, यानी कि वो माइंड सेट उधर चेंज कर, मगर वो 4:30 5:30 बजे फाइल लेके जाता है ना, जिसकी जिस केस का आखिरी डेट 31 होती है ना, उसकी वो 30 तारीख की शाम को 5:30 बजे कहता है सर ये आज, हाँ, ये कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ PIA अपॉइंट होना है सर, और ये आखिरी अक्सर वजारतों में यही होता है अक्सर। तो सर अब अच्छा, ये जो आप सारा खेल खेल रहे हैं ये, अच्छा, अब इसमें जो सबसे मुझे जो जोक ऑफ द डे है ना, मुझे एक दिन बुलाया गया कि अब शायद आपको भी याद होगा कि अब आप अपनी परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करेंगे, याद है आपको? परफॉर्मेंस अब किताब बनी थी, हमने भी याद है, हमने सर। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि परफॉर्मेंस एवेल्युएशन ऑफ अली जैदी एज अ मैरीटाइम मिनिस्टर कौन करेगा? सर वो ये हुआ था, नहीं क्या नहीं करेगा कौन, पहले ये बताएं, उस परफॉर्मेंस एवेल्युएशन की रिव्यू कौन करेगा? करनी तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए ना सर। नहीं, चल प्राइम मिनिस्टर सारे की बैठ के कागज देखेगा? इम्पॉसिबल। नहीं, वो क्या देखेगा? अली भाई टाइम पे आते हैं, नहीं आते, क्या नहीं, क्या नहीं, क्या देखेगा? आपने क्या प्रोजेक्ट्स है, क्या आप लेके आए, अब हम इतने बड़े बड़े लेके आए, ये तो नहीं लिखा था उसमें। तो हमारी तो इसी तरह की थी, इसलिए हमें नंबर कम मिले। नंबर कम मिले ना, मुझे नंबर कम ये पास में, यानी कि फेल नहीं हुआ था, पास हो गया था, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े थे जो कि इस रिपोर्ट के बाद साइन। अच्छा चलो, एक बार सवाल और है, कोई बताओ, कोई मिनिस्टर फेल हुआ था? I don't remember. अच्छा, अगर वो फेल हुआ था उसको निकाला गया कैबिनेट से? नहीं तो फिर क्या कर रहे थे आप? मतलब आप स्कूल मास्टर हैं, क्या हैं आप? मैं उस मीटिंग में मैंने अटेंड की थी, मुझे याद है, मुझे अच्छी तरह। फिर आप मुझे बताएं, ये जब आप इस तरह के तमाशे करेंगे, तमाशा नहीं था वो मेरी नजर में, जब आप इस तरह के तमाशे करेंगे तो फिर बाहर बैठ के तो हंसेंगे ना लोग। हम हंसते थे बाहर बैठ के, हम कहते थे यार ये क्या हो रहा है, एक मिनिस्टर की एवोल्यूशन आ रही है, सुबह 4:30 5 बजे आता है, 7:30 बजे जाता है, टाइमिंग कैसे ऑब्जर्व करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता वो बेचारा। अच्छा चलो, मेरा सवाल सिंपल था कि पहले करेगा कौन? अगर ये फेल हो गया तो फिर क्या होगा? अगर अली जैदी फेल हो गया अपनी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन में, फिर क्या होगा? बताए ना मुझे, फिर क्या होगा? रिमूव कर देंगे जी, रिमूव कर देना चाहिए। कोई किया आपको? किसी ने किया? किसी ने बताया? जब से अच्छा चलो, अच्छा अगर अच्छा फिर नंबर मिले कब मिलेगा जो सबसे अच्छा होगा? वो तो माशाल्लाह मुराद जीता, मुराद वाज नंबर 1। किसके? मुराद सईद वाज नंबर। हाँ, मुराद सईद नंबर 1 आया, इसलिए उसका महकमा छोटा सा था, उसने चीजें सही कर दी होगी शायद, वो काम अच्छा करता था ना। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है नंबर किसने दिए थे? SPM ने। इसको छोड़ दे। सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर एक इलेक्टेड मेंबर जो कि ओवरवेल बड़ी मेजॉरिटी लेकर आया हुआ है, और उसने 70,000 80,000 1 लाख वोट लेके सारे सिस्टम को गिरा कर आया है, यंग आदमी है, उसको एक ऐसे टू प्राइम मिनिस्टर बता रहा है कि सर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है क्योंकि तुम 8:30 बजे ऑफिस आ जाते हो। मैं तो सर उससे भी पहले पहुंचा था, उससे लेट जाता था, फिर मैं क्यों फेल हुआ? अच्छा, मेरे नंबर क्यों कम थे? अच्छा देखिए, अब अली भाई हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम सिर्फ मसाइल को नहीं करेंगे, बल्कि हम सॉल्यूशंस डालेंगे और वो इश्यूज उठाएंगे जो पाकिस्तान में नहीं उठाए जाते। मैं और आप अब बैठ के एक इशू पे डिस्कस करेंगे, वो है, उसका मैंने नाम दिया है, वो सही नाम नहीं है मगर उस तरफ बात बढ़ रही है, उसका नाम है इकोनॉमिक जेनोसाइड ऑफ कराची। अच्छा, आपने मुझे ये कहा था तो मैंने इसके ऊपर कुछ रिसर्च अपने को, क्योंकि तजुर्बा भी था, रिसर्च भी की, कुछ कागज पॉइंट्स भी लेके, आपको पता है मेरा आपसे और मेरे दिमाग में 1 और 99 का फर्क है, यानी कि आप 99 मेमोरी है, मेरी 1 है। मैं देखिए, मुझे
मुझे नहीं, मैं लिख के ले आता हूँ चीजें, पॉइंट्स लिख लेता हूँ, बुलेट पॉइंट्स बना लेता हूँ। मैं आपसे एक चीज में डिसएग्री करूंगा, ये जो आपने नाम दिया है ना, ये आप कह रहे हैं कि शायद सही नहीं है, मैं कहता हूँ ये 100% ठीक है। जो इस शहर के साथ हुआ है, होता आ रहा है, हो रहा है और होने जा रहा है, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बेहिसी जुल्म हम पूरे पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते। आधी जीडीपी इस शहर से खाते हैं, और इस शहर में सर मैं तो सिर्फ एक बात करना चाहता हूं, पाकिस्तान देखें, इतनी कराची कितनी जगह बटा हुआ है ना, केपीटी की जमीन है, डीएचए की जमीन है, केडीए की जमीन है, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, फला है, ये हर एक की अपनी कहानी है, डिस्ट्रिक्ट्स बन गए, सारा कुछ हो गया। मैं सिर्फ कंपैरेटिव एनालिसिस करता हूं, जो कि स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है सो कॉल्ड। आप डीएचए डिफेंस चले जाएं 1 से लेके 7-6 तक, और आप डीएचए कराची घूम लें पिछले 5 साल में, वो आपको समझ आ जाएगी। आप मेरे घर आए, आते जी जी, वो माशाल्लाह जो आपको एक बहुत बड़ा खड्डा बाहर नजर आ रहा है, वो कब से देख रहे हैं आप? मेरे घर में भी यही है सर। वो कभी कभी गाड़ी इसमें गिरी होती है, कभी होती है, कभी कुछ हुआ होता है, इट्स नॉट बीइंग फिक्स्ड। और वो जो काउंसलर इलेक्ट हुआ है, उसको मैं कई दफा कह चुका हूं कि भाईजान आप इलेक्टेड ऑफिशियल हो, सीडीए के, वो सीडीसी के काउंसलर आप हो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो कहते हैं मेरे पास बजट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। पानी आता है आपके पास? एक टैंकर से आता तो वाटर टैक्स भरते हैं आप? जी, वाटर टैक्स भरते नहीं नहीं भरते तो है ना सर, बिल तो आता है ना वाटर टैक्स का, आता है। तो पूरे पाकिस्तान कराची में पानी कहाँ आता है? मुझे बताएं, 45% आबादी कराची की, 40% आबादी प्लस माइनस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में सफर करती है। अगर आप बसों का हिसाब लगा लेना तो 45 आदमी एक सीट के ऊपर 45 आदमी चढ़े हुए हैं कराची की। सर ये कैसे शहर ठीक होगा? यहाँ पानी नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ सूवेज का नेटवर्क नहीं है। मैं वजीर चीख के लड़के के समंदर के अंदर तुम कचरा डाल रहे हो, सारा गंदा पानी शहर का, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, शहर का डोमेस्टिक वेस्ट सब डाल रहे हो, तबाही हमारी मच्छरों की भी हो गई। सर ये खाली कराची नहीं है, पूरे मुल्क की इकोनॉमिक डिप्रीविएशन को कराची इफेक्ट कर जाता है। 12,000-14,000 टन कचरा आज तक समझ नहीं है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मेरा आपको, अगर आपको याद है, मैं लड़ाई करता रहा और एक बनी थी कराची कमेटी, ये मैं सर आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपका, मुझे पता है इस पर जितना आपका शायद टैक्स लॉ के ऊपर वो है ना, तो कराची की भी आपको बहुत डेप्थ का पता है। लेकिन मैं दोस्त, एक बनी कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी हमारी हुकूमत में। उस कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी में ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उसके अंदर फिर 3 वजीर थे हम फेडरल गवर्नमेंट के। असद उमर साहब प्लानिंग मिनिस्टर, ये नाचीज मैरीटाइम मिनिस्टर, और अमीन उल हक साहब एमक्यूएम से, वो 3 मिनिस्टर। सूबे के 3 मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर साहब थे, कोर कमांडर साहब बैठते थे, और आपका भला करे डीजीएफडब्ल्यूओ को क्योंकि प्रोजेक्ट है वो बैठते थे, चीफ सेक्रेटरी, बड़ी हैवी ड्यूटी, और उसकी प्राइम मिनिस्टर में मीटिंग शेयर की है। मेरी उसमें आजिज़ाना गुजारिश थी एक, वो हमेशा मुझसे पूछते थे, मेरा पॉइंट एक होता था, और आपको याद होगा किस्सा हुआ था, मैं दरवाज़ा खोल के मीटिंग छोड़ के चला गया सीएम साहब के, मैं मुराद अली शाह साहब सीएम थे। मेरा एक उनसे हर वक्त एक था कि ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप बनाए कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आप बनाए हैदराबाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आप हर डिस्ट्रिक्ट की एक बनाए। दुनिया भर में ये होता है, पिंडी में तो अलग बनी हुई है, लाहौर की अलग बनी है, पंजाब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। आप मुझे बताएं कि मुझे क्या पता कि सखर में कहाँ कचरा पड़ा हुआ है, और दादू के इलेक्ट हुए वाले को क्या पता कि कराची में कहाँ कचरा पड़ा हुआ है, उसको फिक्र भी नहीं है। कोई तमाशा। इसी तरह मैंने कहा था सिंध बिल्डिंग कंट्रोल को खत्म करें, कराची बिल्डिंग कंट्रोल बनाए, और बोले बिल्डिंग खड़ी हो गई। एक दिन चीफ जस्टिस साहब को नाराज हो गए, उन्होंने एक बिल्डिंग गिरा दी, और जिन्होंने इलीगल बनाई थी वो खा गए पैसे, जिन्होंने खरीदे थे वो जलील हो रहे, और बाकी जो 4,000 इलीगल बिल्डिंगें बनी है वो पूछने वाला नहीं है। ये कोई केओटिक हैवक है अच्छा, आखिरी बात मेरी खत्म, फिर मैं आपकी सुनने के लिए तैयार हूं और लोग भी आपको सुने, लेकिन सुने, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, डिग्रेडेशन है ऑफ सिविल और अर्बन एनवायरनमेंट, हाउसिंग की कोई सर्विस नहीं है, यानी कि कच्ची आबादी.com अगर कोई लिखे तो कराची की तस्वीर लगा दें। आप एयरपोर्ट से निकलें, बल्कि कराची एंटर हों और समंदर तक, आप
कराची का कोई घर ऐसा नहीं है शब्बर भाई, ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं आपको, कोई घर आप ऐसे बना लें और उस घर से आप ऐसे करके ना रेडियस लें 1 किलोमीटर का, अगर उस 1 किलोमीटर में कच्ची आबादी ना हो तो मुझे पकड़ लेगा। और बाद में क्या करते हैं, बाद में उसको लीज कर देते हैं, बाकी सारे वजीर मुजीर खाते हैं, उसके बाद वही चीजें लीज कर देते हैं और वो माल बना लेते हैं। ये कोई घर ऐसा नहीं है। और ये कहां जाएंगे लोग, बेचारे गरीब लोग। उसके बावजूद अच्छा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कराची में हुई कि नहीं हुई 80s में 90s में? सब चले गए, वो उठा के इंडस्ट्री ले गए। कि बाय द वे मैं पढ़ा था कहीं पे बांग्लादेश में भी हुई थी। अर्बनाइजेशन का जो स्ट्रेन है वो कराची बर्दाश्त नहीं कर सक रहा, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वायलेंस ने भी कराची को तबाह किया है। आज मैं कहीं बैठा हुआ था, मेरे साथ बहुत सारे कोई बिजनेसमैन बैठे हुए थे, कोई एक्सपोर्टर है, कोई ये टेक्सटाइल वाले, वो मुझे ये कह रहे थे कि यार हमारा बायर आता है ना, तो हम पहले सिक्योरिटी कंपनी को फ़ोन करते हैं, चाइनीज़ हो या गोरे रंग का हो, हम बोलते हैं यार वो एयरपोर्ट पे हमें वो आ रहा है, हमें जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए बायर के लिए, और पीछे पुलिस की मोबाइल चाहिए, और वो बायर वो पहले प्रोटोकॉल फॉलो कर, कौन इधर आएगा, उधर कौन आएगा, वो हमारी फैक्ट्री में आते हुए डरता है। मेरा कहने का मकसद है, ये तो मैंने सारी नेगेटिव बता दी और इसके बाद आपकी बारी है, लेकिन यहाँ पे हम इसको ब्रेक ले रहे हैं, और जो अगला हिस्सा होगा इस शो का, जो कल रिलीज होगा, वो पूरा आपके ऊपर है।